अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो से हम अपने दरसी किताब या टेक्स्ट बुक का सबक द हाउस बिल्डर पढ़ना शुरू करेंगे। ये कहानी एक मिस्त्री के बारे में है जो बड़ी मेहनत, लगन और पूरे जोश व खरोश के साथ में अपने काम को करता था और कैसे उसने अपने रिटायरमेंट का फ़ैसला लिया और उसके साथ क्या हुआ। ये सबक हमें बताता है कि हम जब भी किसी काम को करें तो पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरे जोश और ख़रोश के साथ करें, पूरे इंटरेस्ट के साथ करें। अक्सर हमसे ये गलती हो जाती है कि हम किसी काम को शुरू तो कर देते हैं, जोश में आकर उसे करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब उस काम को ख़त्म करने की बारी आती है तो हम अपना जोश या अपने जो लगन है उसको खो देते हैं। उसके वजह से वो जो अच्छा काम है वो भी एक ख़राब काम हो जाता है। लिहाजा हमें इस सबक में बताया जा रहा है कि जब भी किसी काम को करना शुरू करें तो पूरी जोश, पूरे हौसले के साथ करें, पूरे लगन के साथ करें और पूरे इंटरेस्ट के साथ करें, पूरी ईमानदारी के साथ करें और ख़त्म करते वक्त तक इन तमाम चीज़ों को बरकरार रखें। तो आइए देखते हैं कि कहानी में क्या कहा जा रहा है। द हाउस बिल्डर, घर को बनाने वाला। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ मेसन हु वर्कड फॉर अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। ये कहानी है एक मेसन की। मेसन कहते हैं एक मिस्त्री को, एक राज मजदूर को, ऐसा शख्स जो घर बनाता हो। हु वर्कड फॉर अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, वो एक कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के साथ में काम करता था। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार। द मेसन ऑलवेज इज ट्रू टू डू हिज वर्क टू परफेक्शन। जो मेसन था वो इस बात की कोशिश किया करता था, इस बात की हमेशा वो जद्दोजहद किया करता था कि वो अपने जो काम उसके पास में आया है उसको वो पाए, तकमील तक पहुँचाए, मुकम्मल करे, परफेक्ट करे। स्ट्राइव का सेकंड फॉर्म है। स्ट्राइव मतलब जद्दोजहद करना, कोशिश करना। As soon as a house had been designed by architect and details finalized by the engineer, the contractor would send for the mason. As soon as मतलब जैसे ही घर की डिज़ाइन तैयार कर ली जाती थी आर्किटेक्ट के ज़रिए। आर्किटेक्ट कहते हैं ऐसे शख्स को जो घर का बुनियादी खाका बनाता है। तो आर्किटेक्ट के ज़रिए जब घर की डिज़ाइन तैयार हो जाती थी, घर का खाका तैयार हो जाता था, एंड डिटेल्स फाइनलाइज बाय द इंजीनियर, और जो घर की बारीक बारीक चीज़ें हैं, घर बनाने के लिए हम कहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे, ये तमाम बारीक बारीक जो चीज़ें थी ये इंजीनियर के ज़रिए जब फाइनलाइज हो जाती थी, उसको इंजीनियर फाइनल कर देता कि हाँ ये इसी तरह रहेगा। तो उसके बाद क्या होता था, द कॉन्ट्रैक्टर वुड सेंड फॉर द मेसन। तो फिर उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो ठेकेदार था, तो वुड सेंड फॉर द मेसन। सेंड फॉर मतलब होता है कि किसी को तलब करना, किसी को बुलावा भेजना या किसी की मांग करना। तो फिर उसके बाद में ये जो कॉन्ट्रैक्टर, जो ठेकेदार था, वो उस मेसन को, उस राज मिस्त्री को या उस मिस्त्री को बुलाता था या उसको तलब करता था। एंड लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग द हाउस टू हिम। और उसके बाद उस घर को बनाने की पूरी जिम्मेदारी जो ठेकेदार है उसी मिस्त्री पर छोड़ दिया करता था। यानी वो उसके इतने भरोसे का आदमी था कि उसको पूरा यकीन था कि अब ये तमाम चीज़ें जब मुकम्मल हो गई है, घर का नक्शा बन गया, घर के बारीक डिटेल्स जितनी थी वो सबके सब फाइनलाइज हो गई, तो अब ये जो मिस्त्री है तो वो घर को पूरा पाए तकमील तक पहुंचा देगा। उसको इतनी उस पे ऊपर भरोसा था। लिहाजा उसके बाद क्या करता था जो मिस्त्री था, द मेसन वुड देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट हिज वर्क। उसके बाद जो मिस्त्री था तो बग़ैर कोई वक्त को ज़ाय किए, बग़ैर किसी वक्त को ज़ाय किए हुए अपना काम करना शुरू कर देता था। ही वुड टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज वर्क ऑफ बिल्डिंग। अब वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाता था अपने इस काम में, यानी बिल्डिंग की तामीर का जो वो काम करता था उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता था, दिलचस्पी का इजहार करता था। एंड डू इट विद फुल डेडिकेशन, और वो पूरी लगन के साथ में उसको किया करता था। डेडिकेशन मतलब लगन, पूरी लगन के साथ में वो अपने काम को करना शुरू करता था।
He made sure that he used the best construction material of high quality. और वो इस बात को यकीनी बनाता था, मेड श्योर मतलब किसी चीज़ को यकीनी बनाना, दैट ही यूज द बेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ हाई क्वालिटी, के इस बात को यकीनी बनाता था कि बिल्डिंग में, तामीर में इस्तेमाल होने वाला सामान हो तो वो हाई क्वालिटी का हो, बहुत ही आला मेयार का हो, बहुत ही अच्छी किस्म का हो। द मेजरमेंट ऑफ वॉल, डोरवेज, आर्चेज एट्सेट्रा वर परफेक्ट। और इस बात को यकीनी बनाता था कि जो दीवारों का जो मेजरमेंट है, उनकी जो पैमाइश है, जो दरवाज़ों के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, वो आर्चेस, किसी तरह की अगर उसमें कोई कमान हो, किसी तरह का मेहराब हो, तो वो तमाम के तमाम परफेक्ट हो, यानी उसमें किसी भी तरह का कोई ऐब ना आए, किसी भी तरह की कोई ऊंच नीच ना आ पाए, बल्कि हर चीज़ परफेक्ट हो, एकदम मुकम्मल हो, और उसमें कोई भी ऐब या नुक्ता सा भी छूट ना पाए। And he gave an excellent and appealing finish to whatever he built. और वो जब काम करने के बाद में जब ख़त्म होते आता था तो उसके बाद में वो एक बहुत ही उम्दा और अपीलिंग, दिलचस्प और जाज़िब नज़र फिनिश उसको देता था जिस चीज़ को भी वो बनाता था। यानी ऐसा नहीं कि अब जब बन गया तो उसके बाद में उसका जोश व खरोश ठंडा पड़ने लगता था, बल्कि जब घर बनना शुरू करता था उस वक्त भी वो इतना ही जोश दिखाता था, और जब घर ख़त्म होते आता, जब घर बनना मुकम्मल होने आता था, तो जो आखिरी की चीज़ें रहती थी तो उसको भी वो इतने अच्छे तरीके से करता था कि उस घर के अंदर एक अपील, एक दिलचस्पी, एक नज़रों को खींचने वाली चमक, और बहुत ही उम्दा तरीके से वो उसको फिनिश करता था, ख़त्म करता था। द ओनर ऑफ द न्यू हाउस बिल्ट वुड बी मोर देन सेटिस्फाइड विद द कंस्ट्रक्शन। और वो इतने अच्छे से किसी घर को बनाता था कि जो नया तामीर शुदा घर है, जो नया नया बनाया गया घर है, उसका जो ओनर होता था, उसका मालिक होता था, वुड बी मोर देन सेटिस्फाइड, कि वो मुतमईन से कई ज़्यादा खुश हो जाता था अपने घर की तामीर को देख के। मोर देन सेटिस्फाई यानी बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई, मुतमईन हो जाता था। वो इतने अच्छे से किसी चीज़ को बनाता था कि जो नया घर का मालिक है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था कि उसने इतने अच्छे से इस घर को बनाया है। बिकॉज ऑफ द ज़ील, diligence, loyalty and persistence that he displayed in his work, the mason was in great demand. और वो जो जोश दिखाता था, ज़ील कहते हैं कि इंथ्यूजियाज़म, जोश व खरोश, डिलीजेंस कहते हैं कि लगातार मेहनत, लगातार कोशिश, लॉयल्टी कहते हैं वफ़ादारी, और परसिस्टेंस कहते हैं कि कंटिन्यूस एफर्ट, मतलब मुसलसल कोशिश। यानी जब वो किसी घर को बनाने में जो अपना जोश व खरोश, ईमानदारी, वफ़ादारी और उसके साथ जो मेहनत और लगातार कोशिश को दिखाया करता था, तो उसके वजह से क्या हुआ, द मेसन वॉज इन ग्रेट डिमांड। तो ये जो मिस्त्री था वो बहुत ही ज़्यादा तलब में था, मांग में था, उसकी बहुत ज़्यादा मांग थी मार्केट में। यानी उसके इस जोश व खरोश, उसकी इस ईमानदारी की वजह से उसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तलब थी। एंड फेच्ड गुड बिजनेस टू हिज कॉन्ट्रैक्टर। और इस तरह उसकी इस डिमांड की वजह से जो उसका ठेकेदार था तो वो लेकर आता था उसके पास में बहुत ही ज़्यादा तिजारत, या उसके पास में बहुत अच्छा बिजनेस लेकर आता था, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करता था। तो लोग फिर अपना घर बनाने के लिए उसी कॉन्ट्रैक्टर के पास में जाते थे। फेच कहते हैं लेकर आना, वो लेकर आता था बहुत अच्छी तिजारत, बहुत अच्छा बिजनेस अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास में, क्योंकि लोगों को अगर उसी से काम करवाना होता था, उसी मेसन, उसी मिस्त्री से काम करवाना होता था, तो लोग फिर काम करवाने के लिए उसके कॉन्ट्रैक्टर के पास में जाते थे। तो इस तरह ये अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बहुत ज़्यादा काम लेकर आता था। सब्सिक्वेंटली द कॉन्ट्रैक्टर रिकम्पेंस द मेसन हैंडसमली विद अ वेरी गुड सैलरी। नतीजतन क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली मतलब नतीजतन आखिरी में इसके वजह से क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्टर था तो वो बहुत अच्छी सैलरी देता था बदले में इस मिस्त्री को। मिस्त्री अच्छा बिजनेस लेकर आता था और उसके बदले जो कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार था, तो वो उस मिस्त्री को बहुत अच्छी और बहुत ही उम्दा सैलरी से नवाजता था, उसे उजरत देता था।
सब्सिक्वेंटली मतलब नतीजतन, और रिकम्पेंस्ड मतलब होता है कि किसी को उजरत देना, किसी को बदला देना, कोई काम का मजदूरी देना। He could meet the needs of his family sufficiently without any scarcity। और उसके वजह से क्या होता था कि जो मेसन है, जो मिस्त्री है, तो वो अपने घर वालों की ज़रूरियात को बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर पाता था और बिना किसी कमी के। स्कैरसिटी मतलब होता है कमी, यानी उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती थी, उसको बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी, बहुत अच्छी उजरत मिलती थी, तो इसीलिए वो अपने घर वालों की जितनी ज़रूरियात थी वो बहुत अच्छे से पूरा कर पाता था। लिहाजा एक ये चक्कर, एक इस तरह का एक साइकिल बन गया था कि मेसन अच्छा काम करता था, उसके वजह से उसका जो कॉन्ट्रैक्टर था उसके पास बिज़नेस आता था, वो बिज़नेस अच्छा आने की वजह से वो मेसन को अच्छी उजरत देता था, अच्छी उजरत देने की वजह से मेसन और अच्छे तरीके से काम करता था। तो गोया एक ये पूरा साइकिल था। द मेसन thus continued working with great devotion for many years till he became a grandfather। जो मेसन था, मिस्त्री था, उसने इसी तरह अपने काम को पूरी लगन के साथ में जारी रखा। फॉर मैनी ईयर्स, कई कई साल के लिए। 10 कहते हैं इसी तरह, और डिवोशन कहते हैं लगन को। टिल ही बिकेम अ ग्रैंडफादर, यहाँ तक कि वो बन गया ग्रैंडफादर यानी दादा। उसके दादा बनने तक के उसने पूरी डिवोशन, पूरी लगन के साथ में वो इसी मेहनत और लगन के साथ में काम करता रहा। Then he decided that it was time to retire and spend time playing with his grandchildren। फिर जब वो दादा बन गया तो उसने इस बात का फैसला लिया कि अब वक्त आ गया है कि मैं रिटायरमेंट ले लूँ, अपने काम को छोड़ दूँ और अपने पोतरों के साथ में, अपने पोतों के साथ में खेलूँ और उनके साथ में थोड़ा सा वक्त बिताऊँ। Being a firm-minded person, he informed his contractor of his decision to retire from house building। Being मतलब होने की वजह से, a firm-minded person मतलब एक मजबूत जहन का शख्स, यानी ऐसा शख्स जो जहन में अगर ठान ले तो फिर करके दिखाए, तो उस तरह के जहन का शख्स होने की वजह से he informed his contractor of his decision to retire from house building। उसने अपना जो ठेकेदार था, उसका जो ठेकेदार था, उसने उसको इस बात के बारे में बताया कि अब वो रिटायरमेंट लेने के लिए सोच रहा है। अब जो घर बनाने का जो काम कर रहा है, करता है वो, तो अब वो सोच रहा है कि उसको छोड़ दे। द कॉन्ट्रैक्टर वॉज वेरी डिसहार्टेंड टू लूज सच एन एक्सेलेंट वर्कमैन। जब कॉन्ट्रैक्टर को ये बात मालूम हुई कि अब ये काम छोड़ रहा है, तो उसको बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि वो अब इतना अच्छा आदमी है, जो इतना अच्छा काम करने वाला है, तो उसको वो खो देगा। एंड अर्ज द मेसन टू कंटिन्यू हिज वर्क बट टू नो अवेल। और उसने दरख्वास्त की, बहुत मिन्नत समाजत की मेसन की, जो उस मिस्त्री की, कि वो अपने काम को जारी रखे, बट टू नो अवेल। टू नो अवेल मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। डिसहार्टन कहते हैं कि किसी काम की वजह से डिसअपॉइंट फील करना। फाइनली द कॉन्ट्रैक्टर कन्विंस द मेसन टू बिल्ड वन लास्ट हाउस ऑन अ ब्यूटीफुल एंड कन्वीनियंट साइट। आखिरी में जो ठेकेदार था, उसने मिस्त्री को इस बात के लिए मना लिया कि वो एक आखिरी घर बना के दे उसे, एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कन्वीनियंट मतलब आसान सी जगह पर। आसान मतलब इस तौर पर आसान कि वहाँ पे जाना आना आसान होगा, वहाँ पे तमाम तरह की फैसिलिटीज़, तमाम तरह की आसाइश मुयस्सर होंगी। कन्विंस कहते हैं किसी को किसी बात के लिए मना लेना। एज अ स्पेशल फेवर, एक ख़ास एहसान के तौर पर, मतलब अब तो वो रिटायरमेंट ले रहा है लेकिन आखिरी एक घर बना दे एक एहसान के तौर पर। द मेसन अग्री टू डू सो विद ग्रेट रिलक्टेंस, नॉट टू हैप्पीली आइदर। जो मेसन था, मिस्त्री था, वो हिचकिचाहट के साथ, बेदिली के साथ इस बात के लिए राज़ी तो हो गया, लेकिन वो खुश भी नहीं था। यानी जब उसने इरादा कर लिया था कि अब वो घर बनाना छोड़ देगा, तो फिर अब उसका दिल उसमें लग नहीं रहा था, उसके अंदर हिचकिचाहट थी, खुशी भी नहीं थी। लेकिन फिर भी जब कॉन्ट्रैक्टर ने उसको कहा कि दरख्वास्त की उससे कि वो एक आखिरी घर बना के दे दे उसको, तो वो हिचकिचाहट के साथ, बेदिली के साथ में तैयार हो गया। द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड
It was a most beautifully designed house to be built at a sought after location. The construction started. जो तामीरी काम था घर को बनाने का वो शुरू हो गया. It was a most beautifully designed house to be built. वो अब तक के बनाए जाने वाले घरों में सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत डिज़ाइन किया गया घर था. To be built एट अ साउथ आफ्टर लोकेशन. और वो ऐसी जगह पे बनाया जा रहा था जहाँ की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, जिसकी बहुत ज़्यादा तलब थी. यानी एक तो सबसे अच्छा अभी तक के ब्यूटीफुली डिज़ाइन घर था वो, और ऐसी जगह पे बनाया जा रहा था जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी. हाउ एवर द मेसन कुड नॉट पुट हिज माइंड एंड हार्ट इन हिज वर्क. हाउ एवर लेकिन जो मिस्त्री था वो उस काम में अपने जहन और दिमाग को लगा नहीं सका. दिल और दिमाग उसका कहीं और था. दिल और दिमाग वो उसको सोच रहा था कि रिटायरमेंट ले ले, लेकिन उसके बावजूद वो काम को कर रहा था. यानी वो पूरी लगन के साथ नहीं कर रहा था. पुट हिज माइंड एंड हार्ट मतलब किसी चीज़ में अपना दिल और दिमाग लगा देना, मतलब उसके अंदर पूरी तवज्जो और दिलचस्पी लेना. ही डिड हिज वर्क वेरी रफली एंड केयरलेसली. उसने जो अपना काम किया तो बहुत ही रफ अंदाज में किया, बहुत ही यानी फिनिशिंग नहीं थी इसके अंदर, उसके अंदर कोई बारीकी को नहीं देखा, बहुत ही रफ ऊपर ऊपरी अंदाज में कर लिया, और केयरलेसली बगैर किसी तवज्जो के, बगैर किसी परवाह किए. विदाउट इंटरेस्ट और डेडिकेशन. ना उसमें उसने कोई दिलचस्पी ली और ना ही कोई लगन दिखाई. यानी उसने जो घर को बनाया तो बहुत ही रफ अंदाज में, बहुत ही ऊपरा ऊपरी अंदाज में, ना उसमें उसने दिलचस्पी दिखाई, ना उसमें परवाह दिखाई, और ना ही उसके अंदर कोई उसने लगन दिखाई. इवन द बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड वाज ऑफ लो क्वालिटी. और यहाँ तक कि जो घर के अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला सामान था वो भी लो क्वालिटी का था, एक घटिया मेयार का था, अच्छी किस्म का नहीं था. बट ही डिड नॉट केयर. लेकिन उसको इस बात की कोई परवाह नहीं थी, उसने इस बात की कोई केयर नहीं किया, परवाह नहीं किया. ही सिंपली वांटेड टू कंप्लीट द जॉब इन हेस्ट एंड फाइनली रिटायर. वो बस आसान और सिंपल से अंदाज में क्या करना चाहता था कि अपने जो इस काम को मुकम्मल करे. इन हेस्ट मतलब जल्दी में, हेस्ट मतलब होता है जल्दी, बस वो जल्दबाजी में अपने काम को ख़त्म करना चाहता था, और फाइनली रिटायर होना चाहता था कि मैं अब ये कर लूँ और अपना काम से छुटकारा पा के रिटायरमेंट ले लूँ. द हाउस वॉज रेडी अर्लियर देन एक्सपेक्टेड. अर्लियर देन एक्सपेक्टेड मतलब ये कि जो उम्मीद से पहले, जो मुतवक्के टाइम था उससे पहले. तो घर बनकर तैयार हो गया जो जिस वक्त की उम्मीद लगाई जा रही थी उससे बहुत पहले. वेरी रफली मेड स्ट्रक्चर्स, वीक वॉल्स, पुअर फिनिशेस एंड डिड नॉट लुक एज गुड एट ऑल एज डिज़ाइन. वेरी रफली मेड स्ट्रक्चर मतलब जो उसका स्ट्रक्चर था, खाका था, तो बहुत ही रफली मेड था, बहुत ही ऊपरा ऊपरी अंदाज में बनाया गया था. उसके अंदर कोई फिनिश नहीं थी, कोई उसके अंदर अच्छाई नज़र नहीं आ रही थी. वीक वॉल्स उसकी जो दीवारें थी बहुत कमज़ोर थी. पुअर फिनिश उसकी जो फिनिशिंग थी वो भी एकदम घटिया किस्म की थी, अच्छी किस्म की नहीं थी. एंड डिड नॉट लुक एज गुड एट ऑल एज डिज़ाइन. और वो उतना अच्छा दिख ही नहीं रहा था जितने अच्छे तरीके से उसे डिज़ाइन किया गया था. यानी पीछे बताया गया है कि वो सबसे अच्छा अब तक के ब्यूटीफुली डिज़ाइन में एक घर में से था. यानी अभी तक जितने घर बनाए गए थे उसमें सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल डिज़ाइन इसी घर का था, लेकिन बनने के बाद वो उतना अच्छा दिख ही नहीं रहा था जितने अच्छी तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया था. येट द मेसन डिड नॉट केयर. लेकिन अब भी जो मिस्त्री था उसको कोई परवाह नहीं थी. He informed the contractor that the house was ready and he was waiting to hand over its keys to him. उसने जो ठेकेदार था उसको इन्फॉर्मेशन दी, उसको बताया द हाउस वॉज रेडी कि घर बनकर तैयार है. एंड ही वॉज वेटिंग टू हैंड ओवर इट्स कीज टू हिम. और वो इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि वो उस घर की चाबियाँ उसके हवाले कर दे, उसे सौंप दे. हैंड ओवर करना मतलब ये कि किसी चीज़ को किसी के हवाले करना, किसी के जिम्मेदारी पे देना, किसी को सौंपना. द कॉन्ट्रैक्टर अराइव्ड एट द साइट. जो ठेकेदार था वो उस जगह पर पहुंचा, काम की जगह पर पहुंचा.
He had a file of legal documents in his hand. और उसके हाथ में एक कानूनी दस्तावेज, कानूनी कागजात की एक फाइल थी. The mason handed over the new house's keys to him. और मेसन ने जो नया तामीरशुदा घर था, नया नया बनाया हुआ जो घर था, उसकी चाबियाँ उसको दी. But the contractor did not step forward to enter the house to see it. लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो ठेकेदार था, वो आगे नहीं बढ़ा ताकि वो घर में अंदर दाखिल हो और उसको देखे. यानी वो आगे भी नहीं बढ़ा और उसने न चाबियाँ ली, न अंदर दाखिल होने के लिए वो रेडी दिख रहा था. Instead, with a broad smile, बजाय इसके, इंस्टेड मतलब इसके बजाय, विद अ ब्रॉड स्माइल एक चौड़ी मुस्कुराहट, एक लंबी मुस्कुराहट के ज़रिए या मुस्कुराहट के साथ, ही हैंडेड ओवर द फाइल अलॉन्ग विद द हाउस कीज टू द मेसन. बल्कि उसने क्या किया कि उसने जो वो फाइल उसके हाथ में थी लीगल डॉक्यूमेंट्स की, कानूनी कागज़ों की, वो चाबी के साथ में मेसन को या मिस्त्री को दे दिया. एंड सेड बीमिंग हैप्पी टोन, और एक बहुत ही खुशी भरे अंदाज में या खुशी भरे लहजे में ये कहा, दीज आर द ओनरशिप डॉक्यूमेंट ऑफ दिस न्यू हाउस, कि ये इस नए घर के मिल्कियत के कानूनी कागजात है. द हाउस इज़ इन योर नेम, आपके नाम पर, यानी आपके नाम पर ये तमाम जो कागजात है आपके नाम पर बनाए गए हैं, तुम्हारे नाम पर इसको मैंने बनाया है. दिस हाउस इज़ योर्स, ये घर जो है ये तुम्हारा है. आई हैड प्लान्ड इट एज अ गिफ्ट फॉर यू, मैंने इस बात का मंसूबा पहले ही बना लिया था, इस बात की प्लानिंग पहले ही कर ली थी कि मैं तुम्हें ये घर एक तोहफे के तौर पर दूंगा. यानी ये जो घर बना रहा था मेसन, जो इस घर को बहुत अच्छी तरीके से नहीं बना रहा था, वो एक्चुअल में अपना ही घर बना रहा था. तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह अगर हम किसी काम को आखिर तक मुकम्मल होने तक के पूरा जोश व खरोश नहीं दिखाते हैं तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है. यहाँ पे हम देख रहे हैं मेसन की मिसाल कि उसने पूरी ज़िंदगी पूरी मेहनत और लगन के साथ काम किया, लेकिन एक आखिरी काम था जिसमें उसने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी नहीं दिखा पाया, तो उसका किस तरह से नुकसान हुआ. लिहाजा हमें इस सबक से ये बात सीखने को मिलती है कि जब भी कोई काम करे पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी दिलचस्पी के साथ करे और उसके ख़त्म होने तक के अपने जोश, अपनी दिलचस्पी को बरकरार रखे. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक पसंद आया होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गई होंगी, तमाम मुश्किल अल्फाज के मानी आप लोगों ने लिख लिए होंगे. इसके बावजूद अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो हमसे ज़रूर पूछें. मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में. अस्सलाम वालेकुम.